दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तीनों कंट्रीज ना सिर्फ मिलिट्री में सबसे ऊपर हैं, बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी बाकी पूरी दुनिया से चंद कदम आगे ही रहती हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी पावरफुल कंट्रीज अफगानिस्तान जैसे छोटे और कमजोर मुल्क से बार बार हार चुकी हैं? अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि यहाँ से दुनिया की ताकतें उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन का इस बंजर जमीन में क्या इंटरेस्ट था? नाजरीन, अफगानिस्तान ने ज्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतों से जंगे लड़ने में गुजारा है। यहाँ पर कब्जा जमाने की हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले 522 बीसी में पर्शियंस ने इस जगह पर हमला किया था, लेकिन उनका कब्जा 2 सालों से ज्यादा ना चल सका। उसके बाद 330 बीसी में अलेक्जेंडर, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया था, उसने भी अफगानिस्तान पे हमला किया, लेकिन वो भी 7 सालों से ज्यादा यहाँ अपनी हुकूमत नहीं जमा सका। मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर ने भी इस जगह पर अलग अलग वक्तों में हमला किया, लेकिन सिर्फ मंगोल यहाँ 2 साल टिके, जबकि मुगल और सिख एम्पायर ने 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से हाथ निकाल लिया। जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तक सारा का सारा एरिया ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था। अफगानिस्तान में उन्होंने 3 मरतबा कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से 1 मरतबा भी कामयाब ना हो सके। 1979 में सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने भी अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की। 9 सालों तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद रशिया को भी अपने ट्रूप्स यहाँ से निकालने पड़े। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और अफगानिस्तान की तरफ से हार मिलने पर पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन गया। अभी सोवियत्स को यहाँ से निकले 12 साल ही गुजरे थे कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम नेटो कंट्रीज ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड समेत 13 अलग पावरफुल कंट्रीज थीं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस जंग को अकेला ही लड़ रहा था। अफगानी तालिबान के खिलाफ 20 साल तक ये जंग चलती रही, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी और आखिर में नौबत यहाँ तक आ गई कि 2021 में अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से निकलने के लिए भी तालिबान के साथ डील साइन करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 साला इस जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को कंट्रोल करती थी। अफगानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा बड़ा, जबकि इसकी पॉपुलेशन यूएस स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। इतना छोटा मुल्क अपने से 10 गुना बड़े और ताकतवर मुल्कों से कैसे मुकाबला करता रहा है? इसके कई सारे जवाबात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में छुपा है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें उज़्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून्स शामिल हैं। इसका पूरा बॉर्डर खुद अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने आज से 120 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की यहाँ बसने वाले ट्राइब्स के सामने कोई हैसियत नहीं थी। इसके सदर्न बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तून्स कई 100 सालों से रहते आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून से ज्यादा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर बनने से पहले ही सदर्न अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पश्तून्स का बसेरा था। इन पश्तून्स की आधी फैमिली अफगानिस्तान में तो आधी पाकिस्तान में रहती है। लिहाजा जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ का बॉर्डर डिफाइन किया तो उसकी इन पश्तून्स के सामने कोई खास अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये बॉर्डर महज एक इमेजिनरी लाइन के जैसा था। जैसे बॉर्डर डिफाइन होने से पहले वो लोग एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, वैसे ही बॉर्डर के बाद भी जाया करते थे। क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है, इसी वजह से इस बॉर्डर को कंट्रोल करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है। द ड्यूरेंट लाइन के नाम से पहचाना जाने वाला ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कम से कम भी 300 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग बहुत कॉमन है।
अफगानिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट बहुत आसानी से पाकिस्तान आते और यहाँ से नए मिलिटेंट्स तैयार करके वापस लेकर जाते थे। इन सब वजूहात की वजह से ही द ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का मैप देखा जाए तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी अगर किसी को इस पर जमीनी रास्ते से घुसकर हमला करना हो तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क की मदद लेना पड़ती है, जिसमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा भी जाए तो हमलावरों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ों की हार्श कंडीशन की वजह से ही है, जिनको हिंदू कश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ सरवाइव करना और इनको क्रॉस करना करीब इम्पॉसिबल ही माना जाता है। ये आलीशान पहाड़ अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर किए हुए हैं, जबकि पूरी कंट्री की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा एरिया 2000 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का काम देती हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के लिए तो अनजान हैं, लेकिन यहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब सोवियत्स ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो मिलिटेंट्स इन पहाड़ों पे छुपकर पासेज से गुजरने वाले रशियन टैंक्स और ट्रूप्स पे हमला करके पहाड़ों की गारों में जाकर छुप जाते थे, जहां उनको ढूंढना नामुमकिन होता था। कई बार तो मिलिटेंट्स पूरे पासेज और रोड्स को भी उड़ा देते थे, जिससे रशियंस कई महीनों तक आगे नहीं बढ़ पाते थे। हिंदू कश माउंटेन रेंज जहां हमलावरों को रोकती है, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ दर्जनों वैलीज हैं जिनमें अलग अलग ट्राइब्स बसते हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्तों की वजह से ज्यादातर ट्राइब्स का आपस में भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक वैली से दूसरी वैली तक जाना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से इन ट्राइब्स ने वैलीज के बीच में ही अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। इनके अपने अपने कानून हैं और ज्यादातर ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी भी खुद ही करते हैं। यही वजह है कि काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर ज्यादा होल्ड नहीं चलता। जाहिर है, जब अफगान सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन मसलों के सामने बेबस रहती है तो बाहर से आने वाली मिलिट्री पावर्स कैसे यहाँ अपना होल्ड बरकरार रख सकती हैं। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगान सिटी खोस्त में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हुई। ये बेस एक वैली में बनाई गई थी जिसकी चारों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। इस चीज का फायदा उठाकर अफगान मिलिटेंट्स ने इन पहाड़ों पर डेरा डाल लिया और पूरी सोवियत बेस को चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि ये मिलिटेंट्स ऊंची पोजीशंस पे थे, इसी वजह से उन्होंने वैली तक जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सोवियत मिलिट्री बेस का पूरा सप्लाई नेटवर्क टूट गया और अब वो सिर्फ एयर सप्लाईज पे डिपेंडेंट रह गए, जो कि सोवियत्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। अफगानी मिलिटेंट्स की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सोवियत्स को ही हराने में कामयाब नहीं थी। 2001 में जब अमेरिकन्स ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की तो तमाम नेटो कंट्रीज की टोटल 1,30,000 फोर्स को अफगानिस्तान में बाय एयर भेजा गया। लेकिन इतनी ज्यादा फोर्स के लिए रेगुलर सप्लाईज, एमुनिशंस, टैंक्स और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए भेजा जाता था। अफगान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि यूएस के लिए खैबर पास कितना इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से वो पहाड़ों पे रहकर ट्रक्स पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हत्ता के 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक बहुत नाजुक हिस्से को ही तबाह कर दिया था। जब उनको अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते और नेटो कंटेनर्स को खैबर पास एंटर होने से पहले ही जला देते थे। नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद भी ली और वहाँ के कई लोकल्स को भी इस जंग में हिस्सेदार बनाया। बेशक कई मकामात पर उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन पूरी 20 साला जंग का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यूएस सिर्फ 15% अफगानिस्तान को होल्ड करता था। एक एस्टीमेट के मुताबिक यूएस ने अफगानिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में टोटल $2.3 ट्रिलियन बहा दिए, यानी सिर्फ एक दिन में अमेरिका अपनी फोर्सेस पे $300 मिलियन खर्च करता था।
इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बाद भी जब 85% एरिया में तालिबान का होल्ड बरकरार था तो यूएस ने यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। अब ये बात तो हम सबको समझ आ गई कि अफगानिस्तान की डेंजरस पहाड़ियाँ, उसमें मौजूद अनगिनत सीक्रेट गारें और यहाँ के आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज की वजह से ही गैर मुल्की ताकतें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लेकिन आखिर घूम फिर कर हर कोई अफगानिस्तान को ही कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इस बात का जवाब भी हमें अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के मामलात कंट्रोल में हों। अब जाहिर है जो भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा वो इस रीजन की तमाम कंट्रीज के लिए बहुत खास भी होगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान में जब भी कोई पावर अपना होल्ड बनाना चाहती है तो दूसरी पावर यहाँ मिलिटेंट्स को फंड करके, उनकी हेल्प करके उस पावर को कमजोर करना चाहती है। उम्मीद है आज की इस छोटी वीडियो से आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आप लोगों के लाइक्स और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।